हेलो ऑल। आई होप आप लोगों ने एपीएफसी एंड ईओ एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर दी होगी। लेकिन दोस्तों, क्या आप लोगों ने 2015 और 2012 में जो एपीएफसी एग्जाम हुआ था उसकी एनालिसिस कर ली है? अगर आप लोगों ने अभी तक ये एनालिसिस नहीं करी है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्ड एनालिसिस करके बताऊंगा फॉर दी 2012 एंड 2015 एपीएफसी पेपर। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस कंपोनेंट की कितनी वेटेज है, आपको किसको कितनी प्रायोरिटी देनी है, इसके साथ साथ किस तरह का पेपर आता है, लेवल ऑफ एग्जाम क्या है, नेचर ऑफ क्वेश्चन क्या है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस सिंगल वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू है तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि किस तरह से आप आने वाले पेपर को प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, 2023 का जो एग्जाम होना है एपीएफसी का, उसमें किस तरह का ट्रेंड आपको देखने को मिल सकता है, वो भी मैं आपको एक पॉइंट पक्का बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी हम किसी एग्जाम की एनालिसिस करते हैं तो हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले कि एग्जाम का लेवल क्या है, क्या ये एग्जाम इजी है, क्या ये एग्जाम मॉडरेट है, क्या ये एग्जाम टफ है। तो एपीएफसी एग्जाम के बारे में अगर मैं आपको लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन बताना चाहूँ, दोस्तों 2015, 2012 या फिर उससे पहले 2004 या फिर उससे पहले 2002, जब भी ये एग्जाम हुआ है तो एग्जाम का जो लेवल रहा है वो मॉडरेट टू टफ रहा है। ऐसा पेपर नहीं है कि कोई भी विद एवरेज प्रिपरेशन को क्लियर कर जाएगा, नहीं। दिस पेपर रिक्वायर्ड लॉट ऑफ प्रिपरेशन। आप लोगों को काफी एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, काफी अच्छी पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी जाकर आप इस एग्जाम की जो कट ऑफ है उसको क्लियर कर पाओगे। तो जो पेपर का लेवल है, अगर आप क्वेश्चंस देखो तो दैट इज मॉडरेट टू टफ। और वैसे भी जब एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी किसी एग्जाम की यूपीएससी है तो पेपर का लेवल तो अच्छा होगा ही होगा। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की, कि किस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूं कि फैक्चुअल क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, एनालिटिकल क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, वन लाइनर भी देखने को मिलेंगे, मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे एंड क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। मैं अभी आपको इस वीडियो के एंड में पूरा पेपर खोल के दिखाऊंगा 2015 का, ताकि आप लोग एक क्लियर कट आइडिया ले सको कि पेपर दिखता कैसा है, पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन उससे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें यहाँ पर डिस्कस करना है वो है दी वेटेज ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट, कि भाई किस पर्टिकुलर कंपोनेंट से कितने क्वेश्चन आए और हम किस कंपोनेंट को कितनी प्रायोरिटी दें हमारी प्रिपरेशन में। तो यहाँ पर अगर हम 2015 के और 2012 के पेपर की एनालिसिस करते हैं तो हमें जो रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स हैं उनकी वेटेज कुछ इस तरीके से दिखती है। अगर मैं जनरल इंग्लिश की बात करूं तो 2012 में 12 क्वेश्चन थे और 2015 में 10 क्वेश्चन थे। तो यहाँ पर हम ये मान सकते हैं कि ऑन एन एवरेज 10 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अगर मैं एलिमेंट्री मैथ एंड जनरल मेंटल एबिलिटी की बात करूं तो 2012 में 7 क्वेश्चन थे लेकिन 2015 में 29 क्वेश्चन थे। तो काफी डिफरेंस आ गया है। लेकिन दोस्तों, क्या इस बार भी मैथ से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे? तो यहाँ पर मेरा जो जवाब है वो अफर्मेटिव है। देखिए, 2015 के बाद अगर हम देखें तो यूपीएससी में सीसेट भी आ चुका था 2013 के बाद, एंड मैथ की जो इंपॉर्टेंस है वो यूपीएससी एग्जामिनेशन में बढ़नी शुरू हो गई थी। मतलब हम कोई भी एग्जाम देखें, एसिक डीडी का पेपर देखें या फिर हम ईओ के पुराने पेपर देखें, तो मैथ के क्वेश्चंस आपको लोगों को काफी नंबर में देखने को मिलेंगे। तो दिस इज वन सच कंपोनेंट जहां पर आपको काफी ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। और ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको 25 क्वेश्चंस मैथ के पक्का देखने को मिलेंगे इन दी एपीएफसी एग्जामिनेशन। फिर अगर मैं कंप्यूटर की बात करूं तो कंप्यूटर के क्वेश्चन ईओ में तो काफी ज्यादा आते हैं लेकिन एपीएफसी में 10 के आसपास क्वेश्चन आते हैं। और पेपर एपीएफसी का अगर आप देखो कंप्यूटर एप्लीकेशन का, तो वो आपको शायद उतना टफ नहीं लगेगा, बट क्योंकि पेपर 8 साल पुराना है तो हम उससे एक फेयर आइडिया नहीं भी ले पाएंगे। देन करंट अफेयर की अगर बात करूं तो ऑन एन एवरेज 10 क्वेश्चन आते हैं। लेकिन दोस्तों, करंट अफेयर की दो तरह की वेटेज है। एक है डायरेक्ट वेटेज, कि मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन ही करंट अफेयर से आ गया। एक है इनडायरेक्ट वेटेज, कि ये क्वेश्चन करंट अफेयर का नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं न्यूज करंट में थी फॉर दी स्टैटिक कंपोनेंट, तब ये क्वेश्चन आ गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आजकल की बात करें, 2023 की बात करें, ठीक है, रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, ठीक है, इसके ऊपर कोई अगर क्वेश्चन आ जाता है तो हम ये क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं हम स्टैटिक पोर्शन का मानेंगे अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक में आ रहा है, लेकिन उसका जो लिंक है वो कहीं ना कहीं करंट अफेयर से है। सिमिलरली एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर मान लो किसी पर्टिकुलर इवेंट को 100 साल हो जाते हैं, ठीक है, अब 2023 चल रहा है तो 1923 में अगर कोई हिस्टोरिकल इवेंट हुआ है तो उसकी क्योंकि 100वीं वर्षगांठ है तो उस वजह से करंट अफेयर में न्यूज है, तो इसका क्वेश्चन भी बन सकता है आपके एग्जामिनेशन में। तो करंट अफेयर की डायरेक्ट वेटेज भी होती है और इनडायरेक्ट वेटेज भी होती है। सिमिलरली अगर मैं जीएस की बात करूं तो जीएस से आपके ऑन एन एवरेज 45 क्वेश्चन आएंगे। और जीएस दोस्तों वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा सब्जेक्ट भी फर्दर देखने को मिलेंगे। इंडियन इकोनॉमी है, गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, इंडियन कल्चर हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट है, पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन है, जनरल साइंस है, ठीक है। तो काफी ज्यादा वेटेज आपको इन कंपोनेंट्स की देखने को मिलेगी। देन सोशल सिक्योरिटी के अराउंड 8 to 10 क्वेश्चन। एंड जो अदर है, अदर में क्या क्या आता है, आईआर, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी और स्टेट। तो यहाँ पर इस बार जो ये पर्टिकुलर कंपोनेंट है, इनकी वेटेज हमें ज्यादा देखने को मिलेंगी। 2015 और 12 में इनकी वेटेज काफी कम थी।
लेकिन अगर हम लेटेस्ट यूपीएससी के एग्जाम्स देखें तो वहां पर जो स्पेशल कंपोनेंट है आईआर, लेबर लॉ, अकाउंटेंसी, इनकी वेटेज जब बढ़ती जा रही है तो आप लोगों को बहुत ध्यान रखना है कि पुराना जो पैटर्न था कहीं ना कहीं इसमें बदलाव आएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो चेंज होंगे, और जो कंपोनेंट्स अभी तक हमें लेस इंपॉर्टेंट देखने को मिलते थे, आईआर, लेबर लॉ एंड अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस, इस बार वो हमें जब पक्का इंपॉर्टेंट देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो दिस इज दी वेटेज ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट। अब एक बार मैं आप लोगों को पेपर जो है वो दिखाना चाहूंगा ताकि आप लोग देख पाए कि किस तरह का क्वेश्चन पेपर आता है। दोस्तों दिस इज दी स्टैंडर्ड पेपर यूपीएससी का। मैं आपको शायद ये ज्यादा लाइट हो रहा है, मैं हल्का सा इसको ठीक कर देता हूँ। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर क्लियरली सारे रूल्स मेंशन होते हैं कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। अब अगर आप पेपर देखोगे तो आपको फीलिंग आएगी कि यार ये यूपीएससी का जो प्रीलिम्स पेपर होता है ना वैसा ही पेपर लग रहा है। तो ऐसा ही पेपर आप लोगों को देखने को मिलेगा, बिल्कुल क्वेश्चन की जो प्रिंटिंग है वो उस तरीके से ही होगी। पहले जो क्वेश्चन थे वो इंग्लिश में, इंग्लिश के क्वेश्चन थे स्टार्टिंग में। देन अगेन पेपर बाइलिंगुअल है, आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देन उसके बाद अगर आप क्वेश्चन देखें, ठीक है, ये इंग्लिश के क्वेश्चन हैं। अगर हम आगे जाएं तो जो जैसे फैक्चुअल क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे कि यहाँ पर पहला आपसे पूछा हुआ है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। तो दिस इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन, आपको बहुत ज्यादा डीप में कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई नहीं करना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। देन अगेन एक क्वेश्चन है कि अयोध्या इज लोकेटेड एट द बैंक ऑफ विच रिवर। अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर अगेन आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कुछ सोचना नहीं है, लॉजिक नहीं लगाना है यहाँ पर। अब अगर आप क्वेश्चन देखें तो सिमिलर अगर हम आगे बढ़े तो और भी बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है या फिर मल्टीपल जो है उनमें पॉइंट्स हैं। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट द डिस्टिंक्टिव फीचर अबाउट 6th सेंचुरी बीसी गनास और संघास। अब यहाँ पर 4 स्टेटमेंट है, उसके बाद आपको चूज करना है एप्रोप्रिएट आंसर। दोस्तों इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देख के आपके दिमाग में दो ख्याल आएंगे। पहला ख्याल तो ये आएगा कि सर ये तो एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है, पेपर में कैसे आ गया। दोस्तों याद रखिए कि एपीएससी के पेपर में आपको कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस पक्का देखने को मिलेंगे जो कि सिलेबस का पार्ट नहीं थे। जैसे आप लोगों ने पहले अयोध्या वाला क्वेश्चन देखा होगा, इससे पहले अयोध्या वाला क्वेश्चन था कि अयोध्या किस रिवर के किनारे सिचुएटेड है। अब कहीं ना कहीं अयोध्या क्या पता 2015 में न्यूज में रही हो और इस वजह से क्वेश्चन पूछ लिया हो, तो वी आर नॉट श्योर कि करंट अफेयर का क्वेश्चन था या फिर ज्योग्राफी का क्वेश्चन था। लेकिन इस क्वेश्चन को देख के तो आपको पक्का ये दिमाग में आएगा कि सर ये तो एंशिएंट हिस्ट्री का ही क्वेश्चन है। तो एपीएफसी में कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि यार एनसीईआरटी से आप लोगों के लिए मस्ट है पढ़नी। ठीक है, आगे बढ़ें। अब यहाँ पर आप लोगों को थोड़े से जो क्वेश्चंस हैं वो क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। क्रोनोलॉजी का मतलब क्या है कि आपको 3 इवेंट दिए हैं, आपको उनको अरेंज करना है उनके हैपनिंग के ऑर्डर में। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का अगर हम देखें लेवल तो दोस्तों दिस इज क्वाइट हाई लेवल ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन। क्यों हाई है? क्योंकि यहाँ पर आपसे ना सिर्फ इंडियन हिस्ट्री के इवेंट्स बल्कि वर्ल्ड हिस्ट्री का भी इवेंट लिंक करवा के पूछा गया है। तो थोड़ी बहुत जो डीप नॉलेज है एक पर्टिकुलर इंसिडेंट की वो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका एक्चुअल में जो हमारी डेक्कन राइट्स हुए थे उसके पीछे एक पूरी बैकग्राउंड है। तो बैकग्राउंड आप लोगों को समझनी पड़ेगी इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। ठीक है, आगे बढ़े और क्वेश्चन देखें तो दोस्तों अगेन मेरा पर्पस क्या है इस पेपर को दिखाने का कि आप लोग देखोगे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगेन मल्टीपल स्टेटमेंट, वन लाइनर क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, हर तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जैसे अगर मैं एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन की बात करूं, एनालिटिकल क्वेश्चन की बात करूं, तो हाउ डज एन एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी अफेक्ट द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड लेवल ऑफ इनकम। अब यहाँ पर आपको चीजें अप्लाई करनी है, आपको लॉजिक पता होनी चाहिए भाई किस पर्टिकुलर इवेंट का कहाँ पर इंपैक्ट पड़ेगा। देन अगेन अगर हम क्वेश्चन देखें, ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया वाज एक्सपेक्टेडली फीजिबल इन जोन्स ऑफ। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए टॉपिक की, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन करंट अफेयर के कि भारत रत्न अवार्ड किसको मिला है। ठीक है, तो ये आपको ना सिर्फ ये बता रहा है कि भाई किस पर्टिकुलर टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए, लेकिन किस टाइप के क्वेश्चन किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट से आए वो भी ये पेपर आप लोगों को बता रहा है। ठीक है, करंट अफेयर में इंपॉर्टेंट डायमेंशन क्या है, अब आपने देखा कि भारत रत्न का क्वेश्चन है तो अवार्ड से एक इंपॉर्टेंट डायमेंशन हो गई। ठीक है, सिमिलरली अभी क्वेश्चन है कि व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर गंगा फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर नो डाउट हमारा नमामि गंगे प्रोग्राम चल रहा होगा उस टाइम पर, लेकिन ये क्वेश्चन ज्योग्राफी वाले बच्चे ज्यादा अच्छे से आंसर कर पाएंगे जिसने ज्योग्राफी पढ़ी है। सिर्फ एक गवर्नमेंट की स्कीम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना दैट इज अ डिफिकल्ट एस्पेक्ट। तो थोड़ी बहुत आप लोगों को नॉलेज पक्का होनी चाहिए। अगेन क्वांट के क्वेश्चन अगर आप देखें तो हर तरह का क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर, अच्छा लेवल है इन क्वेश्चंस का। और ऐसा नहीं है कि बहुत सिंपल मैनर में आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, टाइम लगता है, प्रैक्टिस चाहिए। अभी क्वेश्चन है राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 प्रोवाइड्स फॉर एजुकेशन टू एवरी चाइल्ड। अब इस क्वेश्चन में अगेन फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी है कि वो एज ग्रुप क्या है बच्चों का। तो दोस्तों फैक्चुअल पॉइंट्स भी ध्यान रखने हैं, कंसेप्चुअल नॉलेज भी होनी चाहिए। मतलब ये थोड़ा प्रीलिम्स का भी एक पार्ट है यूपीएससी वाला, और हल्का सा जो बैंकिंग एग्जाम्स होते हैं यहाँ पर फैक्चुअल क्वेश्चन काफी पूछते हैं, वैसा भी एक मिक्स आप लोगों को देखने को मिलेगा।
अगर मैं आपको आगे और लेके जाऊं तो हर तरह का क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये पेपर आपको एक हिंट यही दे रहा है कि यार हमें बहुत अच्छे लेवल पर तैयारी करनी पड़ेगी अगर हमें काफी अच्छा स्कोर करना है तो, क्योंकि जो कट ऑफ है दैट इज मोर देन 65% इन द रिक्रूटमेंट टेस्ट, और अगर आपने उससे पार पानी है तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, और इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपकी जो मेहनत है वो काफी अच्छे लेवल पर होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर हम अकाउंटेंसी वगैरह के भी क्वेश्चन देखें जो कि इस पेपर में हमें कमी देखने को मिलेंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज वर फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो अगेन ये काफी अच्छी नॉलेज आप लोगों से डिमांड करता है। किसी बुक में आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड देखने को नहीं मिल जाएगा कि कौन कौन सी जो इंडस्ट्री थी वो सबसे पहले आई थी। तो जो भी चीजें आपने कहीं भी पढ़ी है मॉडर्न हिस्ट्री में उनको आपको इकट्ठा करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, तब जाके इस क्वेश्चन का आंसर करना पड़ेगा। तो अगर आप बोलें कि भाई कोई एक सिंगल सोर्स जहां से मैं पढ़ लूं तो काफी डिफिकल्ट है वो सोर्स बताना, बट मोस्ट ऑफ दी जो क्वेश्चन है वो हमारे कोर्स या फिर आप स्पेक्ट्रम से देख सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड रिगार्डिंग द एनालिसिस। आई होप आप लोग काफी कुछ इसे गेन किया होगा आप लोगों ने, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप लोग जो है हमारे कोर्स पे भरोसा कर सकते हैं। काफी बच्चों ने ऑलरेडी हमारे कोर्स को परचेज करके ईओ 2021 एग्जाम में सक्सेस हासिल करी थी। मोर देन 116 प्लस सिलेक्शंस हैं, और हमारे जो कोर्सेज का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। हमने 3 कोर्सेज लॉन्च किए हैं डिपेंडिंग ऑन योर बैकग्राउंड, आप अपने बैकग्राउंड के हिसाब से उसको चूज कर सकते हैं। और दोस्तों एक और खास बात कि अगर आप एपीएफसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपको कोई भी डाउट है तो दिस इज द कंप्रिहेंसिव गाइड बुक टू प्रिपेयर फॉर द एपीएफसी एग्जामिनेशन। यहाँ पर आपको सारी बातें पता लग जाएगी जो कि जरूरी है आपके एग्जाम क्लियर करने के लिए। स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, माइक्रो टॉपिक्स क्या है डिफरेंट कंपोनेंट्स के अंदर, सोर्सेज क्या है, बुक लिस्ट कौन कौन सी फॉलो करनी है, और इसके साथ साथ कि भाई ईपीएफओ में एपीएफसी बनने के बाद हमारी पावर एंड प्रोफाइल क्या होने वाली है। तो ये गाइड बुक प्लीज डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और टोटली फ्री है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये था एक वीडियो शॉर्ट, आई होप आप लोगों को कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है यू कैन कॉल अस एट 8146207241 या एक मेल ड्रॉप कर सकते हैं hello@edutech.co.in पर। थैंक यू वेरी मच।